हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सूरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MG लाइव क्लासेज में। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी की अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं और आज की क्लास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। 1813 एंड 33 अधिनियम की तरह यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का मेरे भाई जो क्लास है पॉलिटी का, अभी भी हम लोग का चल रहा है कि भारत का संवैधानिक विकास, मीन्स भारत में जो संविधान का विकास हुआ है ये किन किन क्षेत्रों या किन किन माध्यमों से होकर विकास हुआ है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसके पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इन प्रकार के विभिन्न जो 1813, 1373, 1833 विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट का अध्ययन कर लिया है। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए 1853 के चार्टर एक्ट के प्रति अपनी आज की व्याख्या या क्लास लेने वाले हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात ये आती है कि 1853 के चार्टर एक्ट को लाने का कारण क्या था। जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, किसी भी क्षेत्र या जगह या देश पर जब कोई नया नियम कानून बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र को या उस जगह को उस नियम कानून की आवश्यकता होती है, तभी तो नियम कानून लाया जाता है ना, सरकार के द्वारा या वहाँ के लोगों के द्वारा। तो मेरे भाई, उसी प्रकार से 1853 का जब चार्टर एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम भारत देश को इस एक्ट की ज़रूरत थी। और किनको ज़रूरत थी मेरे भाई? तो मेरे भाई, ज़रूरत थी जो ब्रिटिश की विभिन्न प्रकार की कंपनियां हमारे देश भारत में आकर रह रही थी, उन कंपनियों की मेरे भाई उन कंपनियों के मतलब प्रशासनिक अधिकार, जैसे मतलब आप थोड़ा इस चीज़ को समझिए ध्यान से। जैसे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की कंपनियां भारत देश में बिलोंग या व्यापार अपनी कर रही थी। तो मेरे भाई, 1853 के चार्टर एक्ट के पहले ईस्ट इंडिया के पास पूरा का पूरा अधिकार था कि वो स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक क्षेत्र को चलाएगी, ये उसके पास अधिकार था। लेकिन ब्रिटिश की अन्य और कंपनियां भारत देश में थी, तो उनको मेरे भाई इनका राजनीतिक मुद्दा या प्रशासनिक क्षेत्र पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया जो टैक्स देती थी, उनको मुद्रा देती थी, उसी प्रकार से मेरे भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ब्रिटिश की जो अन्य कंपनियां भारत में आई थी वो भी उनको पैसा दे रही थी। तो उनका पूर्ण अधिकार था कि अपनी चीज़ों को उनके सामने प्रस्तुत कर सके कि भैया हमारी ये प्रॉब्लम है, आप इस पर विचार करिए। तो जब मेरे भाई इसी विचार को वहाँ पर पेश किया गया, तो इसी विचार को पेश किया गया, तो इसी विचार के उपलक्ष्य में या इसी विचार को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद के थ्रू मेरे भाई 1853 का चार्टर एक्ट लागू किया गया। और मेरे भाई, यहाँ से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, वो यही पूछता है कि जब 1853 का चार्टर एक्ट भारत में आया था तो उस टाइम ब्रिटेन के क्राउन कौन थे, मीन्स ब्रिटेन के राजा महाराजा का नाम क्या था। तो मेरे भाई, उस टाइम ब्रिटेन के राजा एवं महाराजा का नाम था अलेक्जेंडर विक्टोरिया, जिनका टाइम पीरियड मेरे भाई 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक था। कितना था मेरे भाई? 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था। सबसे बार बार एग्जाम में मेरे भाई क्वेश्चन एक ये वाला पूछता है, एक ये वाला और एक ये तीन इस एक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में यही रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले ये पूछा कि 1853 का जब चार्टर एक्ट भारत में आया तो उस टाइम ब्रिटेन के पीएम कौन थे, और सॉरी ब्रिटेन के क्राउन कौन थे, राजा महाराजा। तो मेरे भाई, उस टाइम ब्रिटेन के क्राउन का नाम था अलेक्जेंडर विक्टोरिया, जिनका टाइम पीरियड मेरे भाई 1837 से लेकर 1901 ईस्वी तक था। अब बात ये आती है कि जब 1853 का चार्टर एक्ट भारत में आया तो उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो मेरे भाई, उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था मेरे भाई? लॉर्ड डलहौजी। जो लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं के टाइम पीरियड पर 1853 का चार्टर एक्ट आया था, या 1853 का जब चार्टर एक्ट आया तो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जी थे। अब मेरे भाई, बात ये होती है कि जब 1853 का चार्टर एक्ट भारत में आया तो इसके आने से क्या क्या बदलाव हुई, क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन हुआ। तो मेरे भाई, पहला परिवर्तन यही हुआ कि गवर्नर जनरल परिषद को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। ये बात आप लोगों को याद होगी।
जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस टाइम ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक गवर्नर जनरल परिषद की सदस्य की मतलब समूह का संगठन किया गया था। तो मेरे भाई उसी समूह संगठन को अब दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक तो गवर्नर जनरल परिषद को जस का तस रख दिया गया था, लेकिन दूसरा क्या किया था मेरे भाई, एक विधान परिषद का नाम उसको दे दिया गया था। मीन्स अगर कोई एक जैसे ये मार्कर है तो मैंने इसको तोड़कर अब दो भागों में बना लिया, तो अभी भी ये तो मार्कर है ही, लेकिन इसका एक पार्ट ये भी बन गया। तो उसी प्रकार से मेरे भाई गवर्नर जनरल परिषद को दो भागों में विभाजित करके एक भाग तो गवर्नर जनरल परिषद का ही रखा गया, लेकिन दूसरा भाग मेरे भाई क्या कर दिया गया कि विधान परिषद का गठन कर दिया गया, जिसको हम उस टाइम छोटी संसद के नाम से जाना करते थे। इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम विधानसभा को छोटी संसद के नाम से जाना करते थे। तो मेरे भाई एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज मेरे भाई क्या आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक, इसको प्रारंभिक मत समझिएगा, ये प्रशासनिक है। तो ईस्ट इंडिया के प्रशासनिक काल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया। इस बात को आप समझिएगा, अपने कहने का मतलब क्या है। जो 1853 का चार्टर एक्ट आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मेरे भाई यही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक काल, इसका मतलब समझिए आप क्या, कि भारत में ब्रिटिश कंपनियां, ईस्ट इंडिया के साथ साथ बहुत सारी ब्रिटिश कंपनियां भारत में राज कर रही थी, व्यापार अपना कर रही थी, लेकिन प्रशासनिक हथियार या प्रशासनिक का कारभार किसके हाथों में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य कंपनियों को कुछ छूट नहीं दे रही थी, उनको मतलब अन्य प्रोसेसिंग की करने के लिए उनको फैकल्टी नहीं दे रही थी, व्यवस्था नहीं दे रही थी, जिसके कारण मेरे भाई क्या किया कि ब्रिटिश के अन्य कंपनियों ने ब्रिटिश सरकार जो कि लंदन या इंग्लैंड में बैठी हुई थी उससे उन्होंने गुहार लगाया कि सर हमारे साथ ये स्थिति और हालात बनी हुई है, इस पर कृपया आप विचार करें। तो मेरे भाई इसी चीज को देखते हुए वहां के जो राजा महाराजा थे उन्होंने फैसला किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास प्रशासनिक काल अनिश्चित समय के लिए है। इसका मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासनिक या राजनीतिक मामला देख रही है वो चंद समयों के लिए देख रही है। इस चीज को उनके हाथ से कभी भी छीना जा सकता है और ये ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में कभी भी ले सकती है। इसका मतलब सीधा सीधा मेरे भाई ये है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक काल अनिश्चित समय के लिए कब बढ़ेगा मेरे भाई, तो 1853 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक काल को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया गया था। अनिश्चित समय का मतलब क्या कि इस चीज को ब्रिटिश सरकार कभी भी अपने हाथों में ले सकती थी। किनको मेरे भाई, प्रशासनिक काल या राजनीतिक मुद्दों को संभालने के लिए। अब मेरे भाई आता है तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये भी है, तो इसको समझेगा इसका मतलब क्या है। तीसरा मेरे भाई क्या है कि पैट्रोनिज्म सिस्टम खत्म हुआ, आईसीएस के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बात को आप समझिएगा मेरे भाई, इसका मतलब क्या है कि पहले आईसीएस का मतलब क्या है, इंडियन सिविल सर्विस, मतलब सिविल सेवा सुरक्षा या जो सिविल सेवा हमारी होती है, इसकी पहली बार मुख्य परीक्षा का आयोजन मेरे भाई 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कराया जाने लगा था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि किस जो इन सिविल सेवा का मतलब सिविल सेवा का परिक्षेप, सिविल सेवा के परीक्षा का आयोजन किस चार्टर एक्ट के तहत किया जाता है। तो मेरे भाई ये क्या था, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवा का परीक्षा का मतलब आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब उसके बाद एक सिस्टम और कहता है पैट्रोनिज्म सिस्टम। मेरे भाई पैट्रोनिज्म सिस्टम क्या है, इसको आप समझिएगा। जैसा कि आप लोग बॉलीवुड में एक नाम सुनेंगे, नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म क्या होता है कि जो किसी का बाप दादा बड़े पोस्ट पर है, बड़े चीज़ों पर है, तो उसी चीज़ को लेकर वो उनके आने वाली पीढ़ियाँ उसी चीज़ पर फॉलो करने चल रही हैं। तो मेरे भाई सेम एकदम चीज हुई है, पैट्रोनिज्म सिस्टम भी वही बात है। पैट्रोनिज्म सिस्टम मतलब क्या है कि इसका पहले नियम 1853 के चार्टर एक्ट के आने से पहले ये नियम कानून था कि जो राजा महाराजा हैं, जो जैसे हैं, जिस पोस्ट पर बने हुए हैं वो बने रहेंगे। अगर किसी कारण से उनकी मृत्यु होती है, वो नहीं रहते हैं, तो उनके पोस्ट पर उनके आने वाली पीढ़ियां नियुक्त की जाएंगी। लेकिन 1853 के चार्टर युग के द्वारा ये चीज खत्म कर दिया गया कि अब पैट्रोनिज्म सिस्टम नहीं चलेगा। अब वही सिलेक्शन लेगा जिसके अंदर दम होगी, जिसके अंदर क्वालिटी होगी, जो बंदा चीज़ों को बढ़िया तरीके से रेगुलेट कर सकता है। तो मेरे भाई इसको भी आप याद रखिएगा कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत
पेट्रोनिज्म सिस्टम खत्म किया गया, वो इंडियन सिविल सर्विस के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब सबसे चौथा इंपॉर्टेंट क्या था मेरे भाई कि विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का बनाया गया। जो विधि सदस्य का निर्माण हुआ था, जो कि गवर्नर जनरल परिषद संख्या 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 थी, उसको हमने घटाकर पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर दिया। फिर उसी 3 को 1813 हमने 4 कर दिया। जो चौथा सदस्य जुड़ा था उसको बोलते थे विधि सदस्य, और इस विधि सदस्य पर नियुक्त होने वाले प्रथम नागरिक का नाम था लॉर्ड मैकाले। इस बात को याद रखिएगा। और उस टाइम वो सदस्य अस्थायी था, मीन्स उसको कभी भी हटाया जा सकता था। लेकिन 1853 का चार्टर एक्ट जैसे ही भारत में आया, ये नियम बन गया कि विधि सदस्य अब मेरे भाई गवर्नर जनरल परिषद का पूर्ण सदस्य के रूप में काम करेगा। तो इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब नंबर आप 5 क्या आता है कि सीओडी या बीओडी को नए प्रांत बनाने का अधिकार मिला। इंपॉर्टेंट मेरे भाई, इस चीज को भी समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। पहले बात यह आती है कि सीओडी एंड बीओडी है क्या। तो मेरे भाई सीओडी एंड बीओडी आप लोग को मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, तो इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा सीओडी एंड बीओडी क्या होती है। जैसे मेरे भाई ये कोई कंपनी मान लेते हैं, कंपनी फर्स्ट, कंपनी सेकेंड, ये कंपनी हमारी थर्ड है। तो इस कंपनी में मान लेते हैं कि ये कंपनी फर्स्ट थी, ये कंपनी सेकेंड, ये कंपनी थर्ड थी। तो कोई एक बंदा कंपनी में तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, मीन्स मैक्सिमम पैसा तो लगाएगा नहीं, कहीं ना कहीं इसमें 2, 4, 5, 6 इतने लोगों मिलकर लगाए होंगे। तो मेरे भाई कुछ मेंबर इसमें होंगे, मान लेते हैं 2 मेंबर इसमें, 2 मेंबर इसमें, 2 मेंबर इसमें, टोटल हमारे पास 6 मेंबर हो गए। तो मेरे भाई ये जो शेयर मतलब शेयर धारक होते हैं, मीन्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने वाले लोग, जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं मेरे भाई, उन्हीं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है, जिनको कि सीओडी या बीओडी कहा जाता है। तो मेरे भाई इन्हीं सीओडी या बीओडी को नए प्रांत बनाने का अधिकार मिला। नए प्रांत बनाने का अधिकार का मतलब क्या मेरे भाई कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में कोई एक नया प्रांत निर्माण कर सकते हो। तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत मेरे भाई सिंध, पंजाब, सेंट्रल प्रांत, सेंट्रल प्रांत का मतलब क्या मेरे भाई मध्य प्रदेश, इन तीनों प्रांतों का निर्माण किया गया 1853 चार्टर एक्ट के तहत। अब मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी से भी कुछ 2-4-10 क्वेश्चन आते हैं कि इन्होंने रेलगाड़ी चलवाई पहली बार ऐसे वैसे। तो मेरे भाई ये टॉपिक हमारी जो है हिस्ट्री का पार्ट है, क्योंकि रेलगाड़ी चली नहीं चली इससे हमारे संविधान के विकास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस चीज़ को हम अपनी इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे। अभी जल्दी मैं अपना हिस्ट्री का जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं इसको भी कंप्लीट कर दूंगा, कितना क्या किसके शासनकाल में क्या क्या कैसे हुआ। तो मेरे भाई आज के लिए मैं केवल इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।